हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में, जिसमें हम क्लास 10th की इकोनॉमिक एनसीईआरटी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका हमने चौथा चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था देखा था, जिसमें हमने बात करी थी कि वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण की परिभाषा क्या होती है, ट्रेड बैरियर्स क्या है जिसे लगाया गया था इंडिया में। डब्ल्यूटीओ के बारे में हमने पढ़ा था कि डब्ल्यूटीओ ने कैसे ट्रेड बैरियर्स को हटवाया था और वो किस तरह से काम करती है। अब हम आज बात करने जा रहे हैं भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ा। हम भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव को दो भागों में पढ़ेंगे। पहला इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे, दूसरा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे वो हम कंज्यूमर के नज़रिए से देखेंगे कि कंज्यूमर के नज़रिए से वैश्वीकरण का या ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो कंज्यूमर के नज़रिए से देखें तो आज हम मार्केट में डाइवर्सिटी हम जो देखते हैं, तो हमें मार्केट में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। डाइवर्सिटी होने की वजह से लोगों के पास अब ऑप्शन है कि वो क्या खरीद सकते हैं और क्या नहीं खरीद सकते हैं, और डाइवर्सिटी होने की वजह से ऑप्शन उनके पास है, और ऑप्शन होने के नाते अब जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोडक्शन करने वाले हैं, अब वो तो पहले की तरह तो काम करेंगे नहीं कि पुराने ज़माने में वो लाला बने बैठे हैं, जो उनके पास सामान है वही सामान वो बेचेंगे। अब ऐसा तो करेंगे नहीं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है और गला काट कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है। तो अब वो क्या करेंगे, वैरायटी देंगे। तो कंज्यूमर को जो है वैरायटी मिलेगा, क्वालिटी मिलेगी और क्वांटिटी भी अच्छी मिलेगी, क्वालिटी क्वांटिटी मिलेगी। और उसके बाद आज आपने देखा होगा कि घर में ही आप लोग देखते हैं कि जब भी कोई मार्केटिंग करने जाता है तो ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीद लाता है, वो अलग बात है, वो भी ग्लोबलाइजेशन की ही देन है। अब क्या हुआ, लोगों को क्वालिटी मिलेगी, वो क्वालिटी मिलेगी तो वो क्वालिटी है, ऑप्शन है, वो नई चीज़ें खरीद सकते हैं। नई चीज़ें जब खरीदेंगे तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार होगा, हर तरह से उनकी लिविंग स्टैंडर्ड क्वालिटी वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है कंज्यूमर के नज़रिए से। तो अब आप भी और भी सोच सकते हैं कि और क्या हो सकता है कंज्यूमर के नज़रिए से पॉजिटिव इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का भारत में। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट की। ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट अब हम देखेंगे प्रोड्यूसर्स के नज़रिए से, प्रोड्यूसर के नज़रिए से। अब मान लेते हैं कि भारत में कोई कंपनी आई, मल्टीनेशनल कंपनी आई, एमएनसी आई। अब वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, अपनी कंपनी लगाएगी। कंपनी जब लगाएगी तो वो मान लेते हैं कि भारत में एक मल्टीनेशनल कंपनी आई और वो यहाँ पर बनाना चाहती है मोबाइल फ़ोन, या मार्कर का एग्जांपल ले लेते हैं कि मार्कर बनाना चाहती है। तो अब हमारे यहाँ जब वो मल्टीनेशनल कंपनी आएगी और वो मार्कर को बनाना चाहती है, तो मार्कर को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो इंडिया की लोकल कंपनी के पास है रॉ मटेरियल। तो अब क्या होगा कि वो रॉ मटेरियल लोकल कंपनी से खरीदेगी जो इंडिया में है। इससे क्या होगा, भारत में विदेशी मुद्रा आएगी, डॉलर आएगी, तो इंडिया में डॉलर बढ़ेगा। अब क्या होगा, जब वो रॉ मटेरियल लोकल कंपनी से खरीदेगी तो हमारे यहाँ की लोकल कंपनियाँ जो हैं प्रॉस्पेरिटी पाएंगी, समृद्ध होती चली जाएंगी, अब ऐसा तो नहीं है कि जब भी कोई एमएनसी आएगी, मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आएगी तो कुछ होगा नहीं। उससे क्या होगा, हमारे यहाँ जॉब बढ़ेगी। होने के लिए हमारे यहाँ पर दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं कुशल, एक होते हैं अकुशल। कुशल वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, अकुशल वो जो शारीरिक श्रम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, जॉब बढ़ेगी, तो इन लोगों को जॉब मिलेगी, तो हमारे यहाँ पे रोज़गार की समस्या ख़त्म होगी। हर वर्ग के लोगों को रोज़गार मिलेगा, चाहे वो मज़दूर हो चाहे जो भी हो। अब क्या होगा, रोज़गार जनरेट होगा, अब लोकल कंपनियां भी प्रॉस्पेरिटी पाएंगी। तो ये प्रोड्यूसर की नज़रिए से। अब क्या है, अब भारत में कोई मल्टीनेशनल कंपनी आएगी तो अब इंडिया की भी तो कोई कंपनी बाहर विदेशों में जा सकती है, अपने फर्म को इस्टेब्लिश कर सकती है।
तो अब क्या होगा, हमारे यहाँ की जो कंपनियां हैं, तो एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनी जो बाहर से आई हैं वो यहाँ की कंपनी के साथ कोलैबोरेट करेंगी। तो जब कोलैबोरेट करेंगी तो हमारे यहाँ की कंपनी भी दूसरे देशों में जाकर के अपने सामान को बेच सकती हैं, अपनी फर्म लगा सकती हैं। तो ये बेनिफिट है हमारे यहाँ। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ टाटा मोटर्स हो गई, एशियन पेंट्स हो गया, सुंदरम फास्टनर्स नट और बोल्ट की कंपनी हो गई, जो कि कोलेब्रेशन करके बाहर जा कर के अपनी चीज़ों को बेचती हैं। तो ये इम्पैक्ट हो गया कंज्यूमर के नज़रिए से और प्रोड्यूसर के नज़रिए से। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। अब हमारे यहाँ पे विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों को आकर्षित करने के लिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3D का कॉन्सेप्ट चलाया था। 3D का मतलब हमारे यहाँ पे डिमांड भी है, हमारे यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भी है। तो ये 3D का कॉन्सेप्ट था, डिमांड, डेमोग्राफिक डिविडेंड और डेमोक्रेसी। तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है ताकि भारत में भी भारतीय कंपनियों को काम और अच्छा मिले, ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर पाए और कोलैबोरेट करके दूसरी कंपनियों में जा करके अपना बिजनेस कर सकें। तो ये 3D का मॉडल नरेंद्र मोदी लेकर आए थे। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई पॉजिटिव साइड। अब हमने पॉजिटिव साइड की बात कर ली कि ग्लोबलाइजेशन का क्या पॉजिटिव साइड है। अब हम इसका निगेटिव पक्ष भी देखेंगे, निगेटिव साइड भी देखेंगे। ये एक कहानी है जो एनसीईआरटी में दी गई है रवि की। रवि ने एक कंपनी खोली है जो कैपेसिटर बनाता है। कैपेसिटर वो होता है जो टेलीविज़न में प्रयोग होता है। तो कैपेसिटर बनाता है, उसने कंपनी खोली और कैपेसिटर बनाने के साथ उसने कंपनी खोली और वो टेलीविज़न कंपनियों को जो है एमएनसीज़ को वो निर्यात करता था, मतलब वो कैपेसिटर उपलब्ध करवाता था जिससे कि प्रोडक्शन जो बन के आता था वो टीवी बन के आता था और बिकता था, और उसको रॉ मटेरियल के थ्रू जो प्रॉफिट होता था उससे उसने अपने यहाँ पे बिजनेस को ग्रो किया। ग्रो करने के साथ उसने रोज़गार प्रदान किया, यहाँ के लोगों को रोज़गार जब प्रदान किया तो लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड क्वालिटी बढ़ी और साथ में रवि की भी क्वालिटी बढ़ी। लेकिन अब हम देखेंगे कि रवि के साथ हुआ क्या। रवि के साथ हुआ ये कि जब मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आई तो उन्होंने क्या किया, रवि की कंपनी छोटी थी, अब उन्होंने क्या किया, जो इंडिया की लोकल बड़ी कंपनी थी उनसे बोला कि हमें जो है रॉ मटेरियल दो लेकिन हमें सस्ते दामों में दो। तो सस्ते दामों में जब देंगे तो अब यहाँ पे सस्ते दामों में देने की वजह से क्या होगा, लोगों को यहाँ पर जो रोज़गार दिया गया था वो रोज़गार घटने लगेगा और जो लोग काम करेंगे उनकी सैलरी में से कटौती होने लगेगी और दूसरी चीज़ उनसे ज़्यादा समय तक काम लिया जाएगा। लेकिन अब रवि के साथ हुआ ये कि रवि जो है एमएनसीज़ के सामने टिक नहीं पाए क्योंकि कंपटीशन बड़ा कट थ्रोट कंपटीशन था। तो रवि की कंपनी छोटी होने की वजह से इनकी कंपनी टिक नहीं पाई और ये ख़त्म हो गए। अब हम दूसरी कहानी लेते हैं सुशीला की। ये जो सुशीला है, सुशीला पहले एक कंपनी में काम करती थी जहाँ पर कपड़ा बनाया जाता था। वहाँ पर काम करने का टाइम फिक्स था, सुबह 7:30 बजे जाना है, शाम को 4 बजे वापस आ जाना है। इनकी सैलरी फिक्स थी, ये लीव भी ले सकती थी, लीव लेने के बाद भी इनको सैलरी मिलती थी। और जब ये रिटायर होती तो इनको मान लेते हैं कपड़ा बनाने वाली कंपनी जो है पेंशन भी देती है, तो मान लेते हैं कि इनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती। लेकिन अब हुआ ये कि जब एमएनसी आई तो एमएनसी ने कपड़ा बनाने वाली कंपनियों से कहा कि हमें जो कपड़ा चाहिए जो कि रॉ मटेरियल है वो हमें सस्ते दामों में दो। तो अब वो क्या करेंगी, सुशीला के साथ क्या हुआ कि अब सुशीला को अगर छुट्टी ले रही हैं जिस दिन तो उनको उस दिन का सैलरी नहीं मिलेगा, इनको लीव नहीं मिलेगी। साल में जो दशहरा दिवाली पे मिला करती थी वो लीव नहीं मिलेगी। अब इनसे काम 7:30 से 4 नहीं 7:30 से रात के 10 बजे तक लिया जाएगा, मतलब कि काम लेने की कोई सीमा नहीं होगी, जैसा कि आप प्राइवेट फर्म में देखते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, लोगों के रोज़गार जा रहे हैं क्योंकि भाई एमएनसीज़ को क्या है, सस्ते दामों में रॉ मटेरियल चाहिए। तो वो सस्ते दामों में रॉ मटेरियल जब कोई लोकल कंपनी देगी तो वो यही तो करेगी, वो अपने यहाँ जो लेबर काम कर रहे हैं उनके वेतन से कटौती करेगी और उनसे काम ज़्यादा लेगी
और ज़्यादा कुछ हुआ तो वो लोगों को हटाना भी शुरू कर देगी, लोगों को हटाना भी शुरू कर देगी अपनी कंपनी से। जब लोग हटेंगे तो रोज़गार कम हो जाएगा, रोज़गार कम होगा तो बेरोज़गारों की संख्या में इजाफा होगा। वैसे भी हमारे देश में बहुत सारे बेरोज़गार घूम रहे हैं रोज़गार की तलाश में। तो ये निगेटिव इम्पैक्ट हो गया ग्लोबलाइजेशन का। अब हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण के लिए, जो वैश्वीकरण ने पॉजिटिव साइड भी दिखाया है, अपना नेगेटिव साइड भी दिखाया है, लेकिन हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि लाभ किसको मिला। तो हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन में जो लाभ मिला है वो एजुकेटेड लोगों को मिला है और संपन्न लोगों को मिला है, जो कि हर तरह से संपन्न है, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने में सक्षम है, उन कंपनियों को मिला है। बाकी कंपनियां तो चली गई, जो छोटी इकाइयां थी वो बंद हो गई। और अब हम देखेंगे कि बैलेंस बिठाने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है। हमारी गवर्नमेंट ये कर सकती है कि श्रम कानूनों को का जो क्रियान्वयन है उसका उचित ढंग से वो क्रियान्वित करवाए उसको, और छोटे उत्पादक जो हैं, जो छोटी कंपनी के लोग हैं, उनको प्रतिस्पर्धा में, मतलब कंपटीशन में टिके रहने के लिए उनको सब्सिडी प्रोवाइड करवाए। सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल दे पाएंगे और लोगों को रोज़गार दे पाएंगे, जिससे उनकी चीज़ें सस्ती होंगी और बाहर से आने वाली जो चीज़ें हैं वो महंगी होंगी। तो महंगी होने की वजह से लोग यहाँ की चीज़ें खरीदेंगी, तो हमारे यहाँ की लोकल कंपनी जो है वो ग्रो करेगी, और ग्रो करने के साथ साथ प्रॉस्पेरिटी भी लेकर आएगी, जीडीपी में ग्रोथ लेके आएगी, रोज़गार देगी। तो ये सारी चीज़ें, और अगर ज़रूरत समझे तो ये ट्रेड बैरियर्स भी लगा सकती है, ट्रेड बैरियर्स भी लगा सकती है। हमने प्रीवियस वाले वीडियो में बात करा था हार्ले डेविडसन गाड़ी के बारे में, जिसमें ट्रेड बैरियर भारत सरकार ने लगाया था 50% टैक्स, जिसकी वजह से वो इंडिया में महंगी हो गई। महंगी होने की वजह से वो बिकी नहीं, लोकल कंपनी को इससे फ़ायदा हुआ, क्योंकि भारत जो है यहाँ की कंपनियों को सब्सिडाइज कर रहा है रॉ मटेरियल में। तो इस तरह से भारत जो है एक बैलेंस स्थापित कर सकता है ग्लोबलाइजेशन के दौर में यहाँ की कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि विकासशील देश है हमारा देश भारत। तो उसको ज़रूरत है इन सारी चीज़ों करने की, और देश में जितने भी, विश्व में जितने भी विकासशील देश हैं वो ऐसा कर सकते हैं। और भारत क्या कर सकता है, डब्ल्यूटीओ के साथ में समझौते भी कर सकता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि डब्ल्यूटीओ जो है भारत में विरोध कर रहा था कि जो किसानों को तुम सब्सिडी दे रहे हो उसको बंद करो। हमने 10 साल के लिए ही बोला था, लेकिन इंडिया ने कहा नहीं, अभी हमारे यहाँ की स्थिति इतनी नहीं सुधरी है, इसलिए हम अभी सब्सिडी देना बंद नहीं करेंगे। तो ये विवाद का मुद्दा था। तो ये था वैश्वीकरण का पॉजिटिव साइड, निगेटिव साइड, कैसे बैलेंस अप्रोच हम लेके चल सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर का सारांश। हमने चैप्टर में आखिर देखा क्या, हमने चैप्टर में आखिर पढ़ा क्या। हमने चैप्टर में देखा कि हम वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में ग्लोबलाइजेशन की क्या स्थिति है, वैश्वीकरण कैसे एक देश से दूसरे देश को जोड़ रहा है, कैसे भारत में विदेशी मुद्रा आ रही है, विदेशी निवेश संभव हो पा रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में क्या भूमिका निभा रही हैं, और अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के किन स्थानों की खोज कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए कैसे हो, मतलब सस्ते हों, क्योंकि वो ऐसे ही देश ढूंढेंगे जहाँ पर उनको प्रोडक्शन उनको सस्ता हो, रॉ मटेरियल सस्ता मिले। और हमने देखा कि ट्रेड बैरियर क्या होता है, ट्रेड बैरियर के साथ हमने वैश्वीकरण की परिभाषा देखी, और हमने ये भी देखा कि वैश्वीकरण से लाभ किसको हो रहा है, हानि किसको हो रही है, वैश्वीकरण का पॉजिटिव साइड क्या है, निगेटिव साइड क्या है। और हमने देखा बैलेंस अप्रोच के साथ हम कैसे ग्लोबलाइजेशन के साथ अपने लोकल कंपनीज़ को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और हमने ये देखा कि हमारे यहाँ की कौन सी कंपनियाँ मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट करके आगे बढ़ गई, और कोलैबोरेशन के थ्रू वो दूसरे देशों में जाकर के अपनी सेवाओं को बेच रहे हैं। इस तरह से हमने इस चैप्टर में देखा। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और आपको समझ में आ रहा है और वाकई में आप एक जागरूक विद्यार्थी हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करिए और ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो आए नया वो आपको सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो ये हमारा ग्लोबलाइजेशन चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पे। अब अगला चैप्टर है उपभोक्ता का। जो अगला 5वां चैप्टर है वो चैप्टर है
उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता अधिकार हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो इसी किताब से पढ़ सकते हैं और आप खुद ही समझ सकते हैं। तो क्लास 10th की एनसीईआरटी यहीं पर होती है समाप्त। अब हम आपसे मिलेंगे किसी और एनसीईआरटी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।